ये चैप्टर कहाँ कहाँ है आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी वाला। एक तो 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी है ना, 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, उसमें दूसरा चैप्टर है ये, है ना। इसके अलावा NCERT है ना, उसमें 12th कक्षा का 11th 12th चैप्टर है, और नई अभी जो आई है ना उसमें 1-2 चैप्टर कम हो गए, तो उसके हिसाब से 9-10 शायद, है ना। तो दोनों जगह से क्वेश्चन आते हैं पर वहाँ से। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जैसे आपको ध्यान है, जैसे DNA से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, पैलिंड्रोम से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, पारजीनी जिसे रूपांतरित आनुवांशिक जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव बोलते हैं, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। पैलिंड्रोम से क्वेश्चन आए हुए हैं, DNA की सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनके साधन क्या है, चरण क्या है, PBR 322 क्या है, ये भी पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो प्लाज्मिड क्या है, YAC BAC ये क्या है, ऐसे छोटे छोटे खूब सारे टॉपिक है, मतलब बड़े क्वेश्चन तो आने से नहीं, आप जानते हो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इन टॉपिकों में से आते हैं, तो एक एक टॉपिकों में समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी जीव जंतु प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक, मतलब ऐसी टेक्निक अपनाकर हम क्या करें, मानव के कल्याण के लिए अच्छे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाएं, यानी जीवों का उपयोग करें, जिसमें जीव कौन से हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, बड़े जीव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक अपनाकर हम क्या करें, उनमें चेंजिंग करें, DNA, यानी एक प्रकार से हम ज़्यादातर बात करेंगे पुनर्योगज DNA की बात करेंगे इसमें। अब पुनर्योगज DNA क्या होता है वो भी अभी परिभाषा बताएंगे आपको। तो उनमें हम नया DNA बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हो जितने भी जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, वो DNA की वजह से हैं, वैसे RNA भी होता है। तो DNA में ही क्या है, उत्परिवर्तन आ जाए या काट छाट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है, वो अगली पीढ़ी में शो होते हैं। तो हम ऐसे जीन यानी डाल दें, यानी DNA खंड डाल दें, जिससे अच्छा लक्षण क्या है, शो हो। इसी टेक्निक को मिलाकर आया है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले साधन, जैव प्रौद्योगिकी के साधन, ठीक है, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब अभियंता क्या होता है वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साधन, जैव प्रौद्योगिकी के साधन। इसको है ना लिखना नहीं है आपको, क्योंकि ये चैप्टर है आपके पूरा है तुम्हारे NCERT में, कैसे नहीं था 11th और 12th NCERT में 11-12 चैप्टर था ना, बस वही है। अब उसकी 2-4 लाइनें इससे इधर से उधर है वैसे, बाकी और उसमें तो डीपली और हाँ इसमें ज़्यादा है उठा था जैव प्रौद्योगिकी के साधन, ठीक है। तो इसको आज ही कंप्लीट करा दूंगा मैं जो भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हाँ आज ही होएगा तो ये और कहाँ से होगा। साधन, साधन के बाद टेक्निक। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निक में प्रतिबंधन एंजाइम। अब समझ लो आप, तो प्रतिबंधन एंजाइम इसे बोलते हैं हम आणविक या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या हम इन्हें बोल सकते हैं क्या, आणविक केचियां। अगर आपको लगता है कोई शब्द नया लिखा है मैंने तो आप नोट कर लेना, ठीक है। आणविक केचिया, रासायनिक चाकू, ठीक है ना। इसे केमिकल सीजर यानी रासायनिक चाकू भी बोलते हैं। क्या होते हैं प्रतिबंध, आप जानते हो। यहाँ पर बात होगी पुनर्योगज DNA, तो आपको पहले बता दूं पुनर्योगज DNA क्या होता है, रिकॉम्बिनेट DNA, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा। जैसे आपको पहले एग्जांपल बताऊं, इस ये जो टेक्निक है उसका यूज क्यों करते हैं, जैसे आपको बता दूं, अलग अलग एग्जाम्पल बता दूं आपको। जैसे BT कपास है, BT कॉटन, एग्जाम्पल समझ, इस टेक्निक का यूज क्यों कर रहे हैं। तो साधन तो बाद में पढ़ेंगे, प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लें कि यूज क्यों कर रहे हैं इसका। एग्जाम्पल समझो, पहला एग्जाम्पल है BT कॉटन, या BT का मतलब होता है बेसिलस thuringiensis। क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, बेसिलस thuringiensis, ठीक है, thuringiensis। ये एक जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है, क्या है ये, जीवाणु है। तो बेसिलस thuringiensis एक जीवाणु है। और आपको पता है जो कॉटन यानी कपास होती है उसमें जो बोल होता है, बोल जानते हो ना। अरे बोल का मतलब बर्ड, कलिका, रुई बनेगी ना, रुई तो उससे खिलेगा। एक तो उससे पहले जो बंद होती है अवस्था उसको कलिका बोलते हैं, जिसके नाम में होता है कलिका, कलिका, कच्ची कलियां, ठीक है, अपनी भाषा में कच्ची कलियां।
तो बड यानी कलिका, समझ गए? हाँ समझ गया, ठीक है। समझ गया। तो जो कलिका, तो डोडा अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसे? डोडा। तो डोडा जो होता है उसमें कीड़ा लग जाता है, गुलाबी सुंडी बोलते हैं उससे। क्या बोलते हैं? गुलाबी सुंडी जो भी है, मतलब सुंडी है ना, या इसे हम बोलते हैं बॉलवर्म। बॉलवर्म, वर्म यानी कीड़ा है एक प्रकार का, बॉल मतलब इसमें लगता है, इसलिए बॉलवर्म नाम भी बोलते हैं, तो गुलाबी सुंडी बोलते हैं। तो ये कीड़ा क्या करता है, जो पुष्प खिलता है, ये उससे खिला हुआ होता है, उससे पहले क्या करता है, इसके अंदर होता है और उसमें अपने अंडे देता है, और ये लार्वा होता है, धीरे धीरे इसको नष्ट कर देता है, यानी रुई को खा जाता है। इससे कॉटन खराब हो जाएगी, तो इससे क्या उत्पादन में कमी आती है। तो वैज्ञानिक क्या है, वो पौधे के सारे सारे डोडे खराब हो जाते हैं, रुई में कमी आएगी। और आप जानते हो नोट बनाते हैं, नोट जानते हो ना, पैसे वाले और तो कौन से, ठीक है। अब असली की बात करेंगे हम तो, है ना। तो ये भी आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, नोट भी कॉटन से बनाए जाते हैं, रुई से बनाए जाते हैं नोट भी, ठीक है। जो कागज हो तो वो इससे ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये कीड़ा लग जाता है, तो कीड़े को लग जाता है तो इससे क्या नुकसान हो गया। तो वैज्ञानिक क्या करे कि टेक्निक अपनाए, है ना, पुनर्विकास टेक्निक, डीएनए ये प्रौद्योगिकी, उसमें ऐसे जीन डाल दिए वो पौधा का पूरा है ना सुरक्षित हो जाए। एक तो हम दवाई छिड़के, बाहर से जब सुरक्षित करे, एक पौधा ही ऐसे बना दे कि वो उसको खा भी जाए, कीड़ा तो खुद ही मर जाए। तो इन्होंने क्या करा कि एक बीटी यानी बेसिलस तुनिंजिस जीवाणु से क्राइजीन निकाला, उसके अंदर पाया जाता था क्राइजीन, जो ज़्यादातर क्राइजीन निकाला, उसका नाम था, जीन का नाम क्राइजीन। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, क्राइजीन। इस क्राइजीन को निकाला और इस जीन जो अच्छा जीन था, इस जीन को निकालकर उसी कॉटन के अंदर एंटर करवा दिया, यानी कपास के नए बीजों में एंटर करा दिया। अब वो पौधा रूपांतरित हो गया, मैंने डीएनए में जोड़ दिया, उसके डीएनए में, इसकी कॉटन के डीएनए में पौधा रूपांतरित हो गया। अब इसके जो जीन था, गुलाबी सुंडी खाएगा तो उसके जो उधर होता है ना पेट, उसमें क्या है, वो प्रोटॉक्सिन होता है जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इसी क्राइजीन से वो सक्रिय हो गया, एक प्रकार से ऐसे करें हम कि क्राइजीन से इस बॉलवर्म का जो प्रोटॉक्सिन है वो सक्रिय अवस्था में हो गया, मतलब ठीक है, सक्रिय अवस्था में। और सक्रिय अवस्था में होते वो टॉक्सिन में बदल जाएगा, यानी जहर बन जाएगा, और वो कीड़ा मर जाएगा खुद ही, वो कृमि खुद ही मर गया। तो इस प्रकार पूरा पौधा रूपांतरित हो गया, कोई दवाई थोड़ी छिड़के, पौधे को चेंज कर दी हमने। तो इस कपास को बोले बीटी कॉटन, और प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल का नाम है बीटी कॉटन। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि प्रथम रूपांतरित फसल का नाम बताओ, बीटी कॉटन। ऐसे आपको बता दो, जैसे मक्का होता है, मक्के में लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाई गई थी, बीटी कॉटन। ऐसे पौधा तैयार किया जिसमें ऊपर टमाटर नीचे आलू लगते हैं, उसे पोमेटो बोलते हैं, यानी टोमेटो प्लस पोटैटो दोनों का मिश्रण, ये भी टेक्निक है। एक ऐसी गाय उत्पन्न की, रोजी गाय जीन में, जिसके लेक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाता है उसके दूध में, यानी 1 लीटर दूध में 2.4 पाए जाते हैं, ये भी इसकी टेक्निक है, ठीक है। 2.4 लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रतिरक्षा में एक प्रकार से काम करता है, प्रोटीन ही है ना। तो ये सामान्य गायों में नहीं होता है, तो इस टेक्निक द्वारा हम बना दिए, हम क्या मतलब वैज्ञानिक बना दिए, ठीक है, हम तो क्या बना दिए, हम तो कुछ नहीं करे अभी तक। तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप अगर कोई लिखना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आपके लिखा हुआ नहीं तो लिख लेना, प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित जो फसल थी वो बीटी कॉटन है, ऐसे लिख लेना, एक लाइन है ना, लिख लेना इसको, है ना। प्रथम जीएमओ प्लांट, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब यहाँ जीव की बात करें तो प्लांट है, इसलिए पादप लिख दो, है ना। जिसे एक प्रकार से पारजीनी भी बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक जैसे बंदर भी उत्पन्न किए थे, एंडी, है ना, ट्रांसजेनिक जंतु भी उत्पन्न किए गए, ठीक है। क्या गिर गया, तो गिर गया क्या, तो गिर जाने दे तो, ठीक है, ये तो नहीं गिरी ना, ठीक है। बीटी कॉटन हो गया ना, ये लिख लिए। ऐसे कुछ बातें लिख लेना, आप पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, तो ध्यान से देखो, इसे मैं मिटा रहा हूँ।
लिखते रहना आप, कोई इंपॉर्टेंट उस किताब में नहीं है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ प्रथम रूपांतरित आनुवांशिक फसल ये है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, लिख लेना उसमें, ठीक है। ये आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, इस चैप्टर के बारे में आप जानते हो, ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हो 12th से, है ना। ये ध्यान से देखो इधर, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ध्यान से देखो इधर, देखो हाँ, एक तो कपड़ों को काटने के लिए कैंची होती है, अब डीएनए तो क्या छोटा होता है, उसको काटने की कैंची थोड़ी यूज करेंगे, है ना, क्योंकि जब कोशिका ही नहीं दिखती नॉर्मल आँख से तो केंद्र कहाँ से दिखेगा, केंद्र के अंदर डीएनए कहाँ से दिखेगा आपको, तो कहाँ पर कैंचियाँ, तो ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो ऐसे दो प्रकार के एंजाइम होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, दो प्रकार के, है ना, एक तो बाहर से काटने वाला, एक अंदर से काटने वाला, ठीक है। एक तो होता है एक्जो, एक होता है इंडो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज। जहां भी एज आता है इसका मतलब एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए को सिरों से काटता है। एक्जो का मतलब ही क्या होता है, एक्जो मतलब किनारा, और इंडो का मतलब अंदर भीतर की ओर। तो डीएनए को सिरे से काटने वाले एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करेगा, भीतर से यानी ए व जी के बीच से एडेनिन और गुआनिन के बीच से काटता है, ठीक है। अब आप आए नहीं तो आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि इस ये चैप्टर आपको तब समझ में आता है जब इससे पहले वाला डीएनए वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तब समझ में आता है, और मैं पढ़ा दिया वो पूरा। हाँ बता रहा हूँ, अलग अलग बन सकती है। देखो ध्यान से इधर, इधर देखो, तुम या तो अपनी बातें कर लो या मेरी सुन लो। देखो ध्यान से, हम बताते हैं आपको। अब ये कैसे जुड़े होते हैं आपको ध्यान है, पूरा बता चुका हूं इसके बारे में, है ना। ठीक है, मतलब एडेनिन थाइमिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मैंने एक ही लिखा है यहाँ पर, और इनमें ट्रिपल होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो है एक प्रकार से मान लो कि वांछित डीएनए है। वांछित का मतलब हमारे द्वारा वांटेड है, चुना गया है, ठीक है, जिसे हम विदेशी डीएनए, बाहरी डीएनए, विदेशी डीएनए ये बोल सकते हैं। क्या क्या नाम है, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि विदेशी डीएनए का मतलब विदेशी डीएनए बोल सकते हैं, वांछित डीएनए बोल सकते हैं, बाहरी डीएनए बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है वांछित, ये सारे नाम है। एक होता है वाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए, है ना, तो ये भी मान लो ऐसे। देखो पुनर्योगित डीएनए क्या होता है, उसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं ऐसे करा, जब क्राई जीन बताया था ना, वो खराब जीन था, ये ध्यान से सुने। क्राई जीन एक क्राई जीन तो अच्छा जीन था। मान लो कि किसी बॉडी के अंदर कोई जीन खराब है, यानी डीएनए का खंड खराब है, उसे निकालना है, अच्छा जीन डालना है। ध्यान से सुन लो, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को आपस में जोड़कर जो नया डीएनए बनता है ना, उसे बोलते हैं हम पुनर्योगित डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आएगा? वांछित डीएनए यानी विदेशी डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ने से नया डीएनए जो बनता है उसे बोलते हैं हम पुनर्योगित डीएनए। अच्छे लक्षण, तो यही हमें प्रोसेस अपनानी है। तो देखो ध्यान से, प्रतिबंधन एंजाइम क्या करते हैं,
प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को क्या है काटने में काम आते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। इन्हें आणविक कैंचियां बोल सकते हैं, एक प्रकार की कैंचियों की जैसे काम करते हैं। इन्हें रासायनिक चाकू कहते हैं, एक प्रकार के रसायन ही है, एंजाइम है, इसलिए रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। क्या बोला मैं? वांछित डीएनए, विदेशी डीएनए और वाहक डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। क्यों क्यों काटा जाता है? ताकि एक से ही काटेंगे तो दोनों के बीच चिपचिपे सिरे उत्पन्न हो जाएंगे। अलग अलग से काटेंगे तो फिर लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, तो एक से ही काटेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा दोनों को काटते हैं ताकि चिपचिपे सिरे उत्पन्न हो जाए हैं, ठीक है। और किसके मध्य से काटते हैं? ए और जी के मध्य से काटते हैं। जैसे आप यहाँ से काट लो, ए और जी के मध्य से काट लो यहाँ से, ठीक है, ऐसे काट दिया। इसी प्रकार इसको भी काट दिया, ऐसे काट दिया, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे आप बना सकते हो। जैसे ये सीक्वेंस आप लिख दो इधर वाली, है ना, जैसे जी और सी, टी टी ए, है ना, जी तो है नहीं ना इसमें, ये इधर वाला हटा दो और ऊपर वाला ले लो इसमें, ए टी टी सी जी। ये 3 डेज 5 डेज तो जानते हो ना, ये पहले समझा दिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनको एक ही डीएनए से काटा तो चिपचिपे सिरे उत्पन्न हो गए। अब जोड़ेंगे तो कौन सा एंजाइम काम लेंगे यहाँ पर? लाइगेज एंजाइम। आप एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जोड़ने के लिए डीएनए खंडों कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? लाइगेज। लाइगेज से याद, लिंक करने वाला, बस सिंपल सा तरीका, लिंक करने वाला, ठीक है। इससे जोड़ देंगे, तो इसे हम जोड़ दो, मतलब यहाँ दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ डायग्राम बनेगा नहीं, यहाँ दिख जाएगा क्या? दिख रहा है क्या इसमें? तो देख लो यहाँ से, देख ले तो, और क्या, ये जुड़ गए ना वापस, तो ये यहाँ पर जुड़ गया। अब अलग अलग मार्कर से हम दर्शा सकते हैं, तो ये जुड़ गए। अब ये जो डीएनए बन गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे? पुनर्योगज डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पुनर्योगज डीएनए का परिभाषा क्या होगी? वांछित यानी विदेशी बाहरी डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ने से नया डीएनए जो बनता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। नया लक्षण ढालना है ना हमें। अरे मान लो कि हमारे कोई मिस्टेक है कोई डीएनए में, वो डीएनए का खंड हटा दो और उसकी जगह कोई अच्छा जीन है डीएनए खंड, उसको डाल दो ताकि वो बीमारी दूर हो जाए। इसी को तो बोलते हैं हम एक टेक्निक, जैव प्रौद्योगिकी। ये तो करेंगे इस पूरे चैप्टर में, यही चलेगा। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? पहले काटेंगे, है ना, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका बहुलीकरण कराएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, कहाँ कौन सी वही का, ये समझ आ गया। तो ऐसे हम बना दिए पुनर्योगज डीएनए। तो पहली परिभाषा आपसे पूछ सकता है पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम। अब इसके खूब सारे बनाने हमें, तो एक एंजाइम आता है पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? वो काम करता है बहुलीकरण का। खूब सारी परतें, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है ना, उसमें रख दो, है ना, पीसीआर, है ना, वो तो बड़े स्तर पर करते हैं, तो उसमें भी तो एंजाइम डालते हैं ना, पीसीआर में भी। पीसीआर मशीन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ना कि पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है। तो समझ गया ना। तो उस मशीन के अंदर इन डीएनए खंडों को रख दो, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, खूब सारी प्रतियां बनाती है, वो वैसे कई मिलियन बना देती है। तो उसमें एंजाइम काम में लेते हैं, उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और वर्तमान समय में एक नया एंजाइम काम में ले रहे हैं, टेक पॉलीमरेज, तो थर्मस एक्विटिकस जीवाणु से काम लेते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या डीएनए को लगभग 90 टेम्परेचर देते हैं तो खराब हो जाता है, पर उस पॉलीमरेज को बार बार डालना पड़ता था। पर टेक पॉलीमरेज एंजाइम को बार बार डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि खराब ही नहीं होता है, वो थर्मस एक्विटिकस जीवाणु से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको समझ आया प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है।
अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, प्रथम खोजा गया प्रतिबंध एंजाइम का नाम बताओ। हिंद सेकंड, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लिख लेना आप, ये लिख लेना आप साइड में, क्यों वैसे आपकी उस किताब में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, आगे आगे लिखा हुआ था, आगे वो लाइनें लिखी हुई थी ना, उसमें लिखा हुआ है, तो फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, पर है। उसका नाम है हिंद सेकंड। और हिंद का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, हीमोप्लस इन्फ्लूजी, हाँ, हीमोप्लस एनजी, इससे प्राप्त किया गया था, हीमोप्लस इन्फ्लूजी जीवाणु से प्राप्त किया गया था, इसलिए नाम पड़ा था हिंद सेकंड, ठीक है। तो ये लिख लेना आप, प्रथम खोजेगा प्रतिबंधन एंजाइम का नाम हिंद सेकंड। ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूपेंसियंस, इन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इन सूक्ष्म जीवों का, ये भी क्वेश्चन है, वो भी बैक्टीरिया है। अरे ई कोलाई बैक्टीरिया है नहीं। क्वेश्चन ये है, पैलिंड्रोम क्या है, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में राहुल बताएगा। हाँ राहुल, पैलिंड्रोम नहीं सुना, नाम नहीं सुना, तुम 12th में पढ़ के आए तो नहीं पढ़ के आए। पेंडुलम नहीं, उसको तो पेंडुलम बोलते हैं, वो तो दोलन गति करता है ना। पैलिंड्रोम पता नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। सुनो मेरे ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में भी है और उस एग्रीकल्चर बायोलॉजी में दोनों में ही है, पैलिंड्रोम लिखा हुआ है। अब क्या होता है, मैं लाइनें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी समझ जाओगे आप। देखो इधर ध्यान से, ये तो देखो, ये क्या है और ये क्या है, हाँ, और ये क्या है, इसका क्या नहीं, सोना, ठीक है, और सोना सोने नहीं देता, ठीक है। और ये क्या है, तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, पैलिंड्रोम का मतलब होता है वर्णों का, शब्दों का ऐसा खेल जिसको आगे पीछे से पढ़ो सेम उच्चारण हो। ध्यान से सुनना है बेटा, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे ना, मुझे मत कहना कुछ भी, है ना। यही है, क्या क्या एनसीईआरटी में मलयालम में लिखा हुआ है, ये मामा मामा कनक कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ए ध्यान से सुनना, मलयालम पीछे से पढ़ो चाहे आगे से पढ़ो, आपको सेम उच्चारण हो रहा है। इसको भी देखो, कनक कनक, मामा मामा पापा, तो वर्णों का, शब्दों का ऐसा क्रम जिसको आगे पीछे से पढ़े तो सेम उच्चारण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा डीएनए पैलिंड्रोम, ध्यान से देखो इधर। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा डीएनए पैलिंड्रोम क्या होता है। तो डीएनए पैलिंड्रोम का मतलब आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो सार होते हैं, जैसे ये देख लो, है ना, ये जी गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, इनको आगे से पढ़ो, यानी 5 डेज से 3 डेज पढ़ो, और 3 डेज से चाहे 5 डेज पढ़ो, समान उच्चारण हो। जैसे ये, अब ये हर जगह नहीं आता, कुछ कुछ जगह आता है। तो GAATTC, इसको देख लो आप, इसको इधर पढ़ो GAATT, अब पीछे से पढ़ो इधर से 5 डेज से, जी आ रहा ना, जी वापस, ए आ रहा ना, फिर वापस ए टी और फिर लास्ट में सी आ रहा ना इधर। तो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम उच्चारण हो, तो इसे बोलते हैं डीएनए पैलिंड्रोम। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, और ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, सुन लेना।
अरे ICR क्या कहीं भी आ सकते हैं, और ICR जेड से भी बेस्ट है, आप तो जानती हो। ठीक है, हैं? हाँ, जल्दी फायदा होता है उससे। उसमें ग्रेजुएशन करते फायदा हो जाता है, इसमें ग्रेजुएशन MSc करो फिर फायदा। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, DNA सार अनुक्रम इसका आंसर दो रे, इसका आंसर बताओ। DNA सार अनुक्रम ATCGTA है, तो RNA में अनुक्रम होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ATCGTA, दूसरा TAG है ना, CAG है ना, TAGCAT, चौथा नन, या और भी बना सकते हो आप, इनमें से बता दो। हाँ, इसका बता रहे राहुल, देखा ही अब ऐसे ही, मतलब तीसरा क्यों आया, तीसरा क्यों आया? अरे बता रहे राहुल क्या, आशीष तू 12th पढ़ के आया था, नहीं पढ़ के आया था? देखो इसमें कौन सा भी नहीं है, ध्यान से देखो। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका ये देखो, आप यहां देखो ध्यान से, DNA के जब आपको दिया हुआ हो तो इसमें क्या दिया हुआ है, ATCGTA, ये दिया हुआ है ना। अब ये 3 days से 5 days दिया हुआ है, 3 days 5 days, इससे मतलब नहीं, इसमें कुछ लिख नहीं रखा है तो हम नहीं, कुछ भी नहीं मानेंगे ना। फिर पूछा RNA में पूछ रहा है, अब आप जानते हो कि RNA DNA में थोड़ा सा चेंज होता है, एक तो पेंटो शर्करा को लेकर उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, क्योंकि DNA में तो क्या होता है, C5H10O4, ये होती है पेंटो शर्करा, और उसमें ये होती है ना। एक अंतर एक और होता है, ध्यान से, आज कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो ना। एक और अंतर होता है, थायमीन के सामने एडेनिन आता है, और आप जानते हो कि RNA में थायमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। आप जानते हो कि RNA में थायमीन नहीं होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार नाइट्रोजन पढ़े थे ना। तो अब बताओ कि RNA में इसी जहां T लिख रहा है उसके सामने U आना चाहिए, तो इसमें कौन सा भी नहीं है क्या कहीं पर? तो फिर इसका आएगा क्या, इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने, है ना। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये तो होता ही है ना, ये आ जाएगा, है ना। हाँ, तो एक के सामने थायमीन आना चाहिए, पर थायमीन आएगा नहीं, T आ जाएगा, U आ जाएगा। ठीक है, यानी T की जगह हमें U लिखना है, बस ये याद रखना है, सही है ना। आएगा समझ में? मतलब ये कह रहा हूँ कि थायमीन के, एडेनिन के सामने थायमीन आता है, पर RNA में थायमीन नहीं होता, तो यूरेसिल तो होता है ना। तो एक ही जगह हम इसके सामने T लिखते, पर हमने U लिखा क्योंकि RNA की बात कर रहा था, और DNA की बात करता तो फिर T लिख देते। ठीक है, T लिख देते ना। तो ऐसे सीक्वेंस के भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, कर लोगे? ठीक है, तो ये आपको एक
अब देखो आगे दूसरा पढ़ो, दूसरा साधन क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का दूसरा साधन हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। जेल विद्युत कण संचलन विधि, ठीक है, इसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। देखो अब ध्यान से इस तकनीक को समझो। डीएनए को हम काटते हैं किनारों से या मध्य से, ए और जी के मध्य से। काटने के बाद आप जानते हो इसे काट लिए, फिर उसको अलग भी तो करेंगे ना डीएनए खंडों को। तो अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। एक प्रकार की मशीन होती है जिसे अलग करते हैं। उसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर सारी उसकी डिटेल बता दूंगा इसमें, ठीक है। इधर देखो अब देखो ध्यान से। अब आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए खंड होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं कि धनावेशित? अब ये नया लड़का बताएगा कि वो ऋणावेशित क्यों होते हैं। बता रहे भाई? फालतू बकवास तो करे मत, है ना। डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं, क्यों होते हैं? सुनो ध्यान से। डीएनए खंड जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और अम्लीय होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल है। क्योंकि डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो ये किसने बताया था न्यूक्लिक अम्ल? अल्टमान ने दिया था ना, और मिस्चर ने न्यूक्लिन नाम दिया था। तो ये ऋणावेशित होते हैं फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? यानी मैं क्या कह रहा हूँ, डीएनए जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो क्यों होते हैं? फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से। और फॉस्फोरिक अम्ल में क्या होता है? फॉस्फेट। इस फॉस्फेट की वजह से होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट की वजह से ऋणावेशित होते हैं, ये याद रखना है आपको। अब ध्यान से सुनो। हाँ बोल। क्या अम्ली है ना, मतलब वो सांबर का कहाँ गया बच्चा? अब समझो ध्यान से। ये एक मशीन है और इस मशीन का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, मशीन। और इसमें हम करेंगे डीएनए खंडों को अलग, यानी प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के बाद डीएनए खंडों को अलग करने की टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। इस तकनीक में यह आपको जो दिख रहा है ना, ये डीएनए खंड है। क्या है? डीएनए खंड। ये आपको दिख रहे हैं, ये कूप है, कूप यानी कुआ, है ना, ठीक है। और ये इसका वायर है, और ये जो स्लाइड है ना, इसके ऊपर जेल लगा रखी है, जेल। और वो 11 जेल है, 11 जेल। और ये प्राप्त किससे करते हैं? समुद्री घास से।
समुद्री घास यानी सी वीड्स, सी वीड्स बोल सकते हैं ना। तो समुद्री घास से प्राप्त करते हैं एगारो जेल को। अब ध्यान से सुनो रे, सुन लो ध्यान से, मतलब अपने भाषा में ये समझो कि हलवा है। हाँ, ये एगारो जेल एक प्रकार का हलवा है ना। जैसे हम प्लेट में या थाली में, हाँ अरे सुनो ध्यान से, प्लेट में या थाली में हलवा पड़ा है, नहीं सेट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जो भी काजू किशमिश बुरकाते हैं ना, तो ऐसे डीएनए खंडों को बुरकाएंगे। तो ये जेल बिछा रखी है, इसमें छाछा होता है पूरा का पूरा, तो ये एगारो जेल को बिछा देते हैं। ठीक है, यानी ये एगारो जेल काम करती है छलनी प्रभाव के आधार पर अलग करना। छलनी प्रभाव जानते हो, छानने का काम करती है, यानी छोटे बड़े खंडों को अलग करने का काम करती है एगारो जेल। मैं एक एक वर्ड को सुन लेना, इसमें 7-8 परिभाषाएं हैं और वही एग्जाम में क्वेश्चन है। पहले तो ये तकनीक क्या है, इससे परिभाषा पूछता है। डीएनए खंडों को अलग किससे करते हैं, ये पूछ लेता है। ऋणावेश होते हैं, धनावेश, ये पूछ लेता है। ठीक है, कैसे रंग के दिखाई दे देंगे, किससे अलग करेंगे, छलनी प्रभाव पर आधारित है, किसके आधार पर अलग करती है डीएनए खंडों को, है ना। इल्यूशन क्या होता है, इसमें परिभाषा लिख रखी है ना। ऐसे 1-2 परिभाषा, किससे रंगा जाता है, कैसे रंग के दिखाई देते हैं रंगने के बाद में, क्यों रंगा जाता है, बस ये क्वेश्चन है, ये 7-8। अब ध्यान सुन लो इससे। इस टेक्निक में क्या करेंगे, डीएनए खंडों को अलग करेंगे। ये जो कूप है, इस कूप के अंदर डीएनए का जो सैंपल होता है, यानी जो काट लिया ना प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा, उन डीएनए खंडों को इस कूपों में डाल देंगे, लाद देंगे। अपनी भाषा में एनसीईआरटी में से लग रहा है ना, कूपों को कहाँ पर लाद, सैंपल को कहाँ पर लादते हैं, क्वेश्चन कर रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। तो इन कूपों में लाद देंगे, इस मशीन को चालू कर देंगे। इस मशीन का इधर वाला जो भाग है सारा का सारा वो धनावेशित है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए है ऋणावेशित, धनावेशित की ओर फेंका जाएगा मतलब। ठीक है, इसके अंदर चालू करने के बाद ये डीएनए खंडों को क्या करेंगे, ऐसे हम ये दिखाई नहीं देंगे, इसलिए डीएनए खंडों को हम क्या करेंगे, पहले तो इस जेल में बिछा देंगे, जेल बिछा देंगे एगारो जेल, और डीएनए खंडों को जो लादे हैं उनको अभिरंजित कर देंगे। और वह अभिरंजित करने के लिए किसका काम लेते हैं, डीएनए खंडों को अभिरंजित किससे करते हैं, अरे बताओ रे, फट के आए हो ना। अभिरंजित का मतलब होता है स्टेन करना, स्टेनिंग करना। इथिडियम ब्रोमाइड, आप आवाज बहुत कर रहे हो। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, हम अभिरंजित करते हैं। याद रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए खंडों को अभिरंजित करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्या कर रहे थे, इधर देख ले, इसको बंद कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, अब सुन लो, अब चीजें सुनने से आसान हो जाती है। इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए खंडों को अभिरंजित किया जाता है ताकि दिखाई दे। अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अनावृत किया जाता है ताकि दिखाई देंगे। कैसे रंग के दिखाई देंगे, ये भी क्वेश्चन है। ये जो डीएनए के खंड दिखाई देंगे वो कैसे रंग के दिखाई देंगे, नारंगी रंग के। ठीक है, नारंगी रंग के। अब देखो ध्यान से, डीएनए होते हैं ऋणावेशित, इस मशीन को चालू करके इसको भेजा जाएगा धनावेशित की ओर। अब आप कोई चीज जानते हो, जैसे हम गेहूं बरसाते हैं ना, गेहूं को अलग करते हैं, तो अलग करते हैं तो आप जानते हो हल्के होते हैं, वो कचरा आगे उड़कर चला जाता है। या किसी चीज को हम फेंकेंगे, खूब सारे हल्के भारी हमारे पास आइटम है खूब सारे, उनको फेंकेंगे तो जो भारी होगा वो रुक जाएगा, कम दूरी तक जाएगा और हल्का आगे तक जाएगा। ऐसे डीएनए खंड के जो होते हैं आकार के आधार पर है, क्या बोल रहा हूं मैं, डीएनए खंड जो आकार के आधार पर होते हैं, जो भारी होंगे वो इधर रह जाएंगे, हल्के आगे तक चले जाएंगे, क्योंकि इस मशीन से फेंके तो जाते हैं डीएनए खंडों को। तो आकार के आधार पर डीएनए खंडों को अलग करते हैं। आपकी उस एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आकार प्लस आवेश लिख रखा है, पर एनसीईआरटी में ओनली आकार लिख रखा है। तो आपके एग्जाम में अगर दोनों आ जाए तो आकार प्लस आवेश और ओनली आकार ही पूछे, और उसमें ऑप्शन में ओनली 4 आए और उसमें ए और बे कुछ भी नहीं दे रखा हो, तब तो आपको आकार ही देना है। तो डीएनए खंडों को आकार के आधार पर अलग किया जाता है इस टेक्निक में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सारे जितने बोल रहे हैं ये क्वेश्चन है, वैसे यही क्वेश्चन है और तो क्या है पूछने का। ठीक है, तो आकार के आधार पर अलग करते हैं, तो जो खंड जितने हल्के होंगे उतनी ही आगे तक जाएंगे, ये लाइन लिख रखी। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो गई, बस ये होती है टेक्निक है। नहीं, डीएनए खंड है ना,
हाँ तो अलग कर देंगे खूब सारे। काम की नहीं, काम की तो कैसे काम का मतलब नहीं है, हमें पहले जब काट कर अलग किए थे ना तो उन्हीं डीएनए खंडों को काटा था जो वांछित थे, उन्हीं से वहीं काट लिए थे। हाँ उन्हीं में काट लिए थे, उन्हीं में काटे उनको ही थे जो हमारे लिए उपयोगी थे, सबको थोड़ी काटे थे। हाँ नहीं परतक नहीं, ऐसे परतक नहीं होते, वो तो सैंपल आता है और आपके बार बार उसमें प्रोसेस लिख रखी है। मतलब हम जब पहली बार प्रोसेस में पढ़े थे डीएनए खंडों को काटते हैं तो उन्हीं को काटते हैं जो वांछित हम लक्षण चाहिए उन्हीं को काटे थे, और वो सारी जरूरी है उन्हीं को काटे थे, बस ये था यूज। क्योंकि इतनी बारीकी से, अब ध्यान से सुन लो, इतनी बारीकी से हम क्या है पूरा की वही खंड आए निकल के, ऐसा संभव भी नहीं है अभी, है ना। और दूसरा आपके जो टेक्निक दे रखी ना जे पादप प्रजनन वाले में कई खराब भी हो जाते हैं पादप, जैसे जीन गन में लिख रखा है ना जीन गन, तो कई बार कोशिका डैमेज भी हो जाती है, तो उतनी सक्सेस भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस और तो क्या है, और आप जानते हो तो आप बता दो। नहीं मुझे यहाँ तक ध्यान है वैसे, है ना, वैसे ऐसे अलग कर लेते हैं और तो क्या है। हाँ सैंपल लाते हैं, हाँ इसमें सैंपल डालते हैं, यहाँ सैंपल डाला जाता है। सैंपल डाला जाता है, ठीक है।